आज हम केवल ऐसे राजनेताओं की बात करेंगे जिनकी अकाल मौत के लिए हवाई यात्रा ही जिम्मेदार है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार, जिन्हें पहले जूनियर पवार कहा जाता था क्योंकि वो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार के भतीजे थे। बाद में उन्होंने लोगों के बीच अपना मुकाम बनाया। स्थानीय लोग उन्हें दादा कहने लगे। जब हवाई यात्रा के दौरान अचानक विमान गिरा और उनकी मृत्यु हो गई तो शोक मनाने वाले दादा दादा चिल्लाकर रो रहे थे। दक्षिण भारत से बाहर अपने नेता के लिए रोने वाले समर्थक कम मिलते हैं। कहते हैं कि शरद पवार की पॉलिटिक्स का जमीनी मैनेजमेंट अजीत पवार ही देखते थे। कुछ साल के भीतर वो 2 बार अपने चाचा की पार्टी तोड़कर बीजेपी से मिले, अपनी सरकार गिराई, बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाई। दूसरी बार तो उन्होंने पार्टी तोड़ी और पार्टी का सिंबल भी कब्जा कर लिया। फिर भी उनकी लोकप्रियता बनी रही, पारिवारिक रिश्ते भी बने रहे। वो लंबे समय तक महाराष्ट्र के वित्त मंत्री भी रहे हैं। उनके ऊपर कुछ बड़े घोटालों के आरोप भी लगे। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव के दौरान उनकी पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं था। कयास लगाए जा रहे थे कि वो फिर से अपने चाचा की पार्टी के साथ विलय कर सकते हैं या फिर चाचा और वो मिलकर राज्य में किसी नए समीकरण को जन्म दे सकते हैं, जिसका असर दिल्ली पर भी पड़े। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सच्चाई यह है कि 40 साल से बारामती और महाराष्ट्र के विकास का सपना देखने वाले अजीत पवार एक ऐसे हवाई अड्डे के बगल में एयर ट्रेजेडी का शिकार हुए जिसमें विमान को उतरने के इंतजाम अधूरे थे। चालीस साल तक एक आदमी कोशिश करता रहा कि वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। 6 बार डिप्टी सीएम की कुर्सी तक भी पहुंचा, लेकिन फिर अचानक मौत आई और बिना मौका दिए उसे लेकर चली गई। अजित पवार की अधूरी कहानी को पूरा करने वाला एक ही शब्द है और वो है मुख्यमंत्री। जो समर्थक सीएम शपथ ग्रहण के लिए तैयार किए थे वो शोक में खड़े थे। राजनीतिक दोस्त या दुश्मन जो अपने राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए अजीत के सामने कतार में खड़े रहते थे, अब चिता पर श्रद्धांजलि के लिए फूल चढ़ा रहे थे। महाराष्ट्र की सत्ता में शिंदे की महत्वाकांक्षा और देवेंद्र फडणवीस की गद्दी के बीच एक बड़ी दीवार अब नहीं है। जब शिंदे नखरे दिखा रहे थे तब भी अजीत पवार खुलकर अपने पद और पोजीशन को स्वीकार कर सरकार बनाने के लिए तैयार थे। कल देवेंद्र फडणवीस जी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको। अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। ये पोजीशन तब जबकि एक चुनाव प्रचार में देवेंद्र फडणवीस ने मंच से अजित पवार पर वो जुमला उछाला था जो करने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पाया था। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। चाचा से बगावत करके जो पार्टी बनाई थी उस घड़ी की चाबी अब कौन भरेगा? अजीत पवार के बारे में सब कहते हैं कि वो सुबह 6 बजे उठ जाते थे, सबकी बात सुनते थे,
जिस बारामती को अपना किला बनाया था, अब उस विरासत को कौन संभालेगा? चाचा, बहन, पत्नी, बेटे या फिर सहयोगी, या पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा? करीब 4 दशक की जीतोड़ मेहनत 3 सेकंड में खत्म हो गई। 66 साल 6 महीने 6 दिन की जिंदगी की उड़ान रुक गई। हवाई पट्टी के पास बिखरे विमान के टुकड़े सवाल में बदल गए हैं। हाँ, यह बहुत ही बड़ी घटना महाराष्ट्र की है और इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो, तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। What happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. तो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। ये डीजीसीए को इसकी पूरी जांच करना चाहिए। सवाल क्यों उठ रहे हैं? शंका क्यों है? शरद पवार को क्यों कहना पड़ा कि उनके भतीजे की मौत एक साजिश नहीं बल्कि हवाई दुर्घटना का नतीजा है? एक हवाई जहाज जिसका मॉडल लियरजेट 45 XR, जिसे कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर एरोस्पेस ने बनाया, जिस पर मालिक का नाम लिखा है VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। विमान मुंबई से बारामती की उड़ान पर था। 2010 में बनाया गया था, टेक्निकली फिट था। उस पर अजित पवार, उनके बॉडीगार्ड दिलीप जाधव, एक फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली सवार थे। 15,000 घंटे की उड़ान का अनुभव रखने वाले कैप्टन सुमित कपूर विमान उड़ा रहे थे। उनकी को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक थी, जिन्हें भी उड़ान का अच्छा अनुभव था। इसलिए गलती और चूक का सवाल भी नहीं था, लेकिन अचानक हुई त्रासदी ने सवालों का जंगल खड़ा कर दिया है। जांच की जिम्मेदारी फिलहाल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास है, जो विमान दुर्घटनाओं की टेक्निकल, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच एजेंसी मानी जाती है। यह सिविल एविएशन मंत्रालय के अधीन काम करती है। 2012 से काम करना शुरू किया है। एजेंसी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स रूल्स और ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के एनेक्सर 13 के तहत काम करती है। इसका मकसद दुर्घटनाओं से सीख लेकर भविष्य की दुर्घटनाओं को रोकना है, लेकिन दोषी तय करना या सजा देना इस एजेंसी के अधिकार लिस्ट में शामिल नहीं है। इसके अलावा DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका काम विमानन सुरक्षा नियम बनाना है, एयरलाइंस एयरपोर्ट का ऑडिट और निगरानी करना है। ये AAIB को तकनीकी सहयोग भी देता है। मतलब इन दोनों के पास दोषी को पहचानने या उसको सजा देने का अधिकार नहीं है। अब मेरे जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं। वो ये कि क्या 2012 से पहले देश में ऐसी कोई जांच एजेंसी नहीं थी जो विमान दुर्घटना होते ही उसकी जांच शुरू कर देती हो? क्योंकि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की स्थापना 2012 में हुई है। हैरानी की बात यह है कि विमान सेक्टर के रेगुलेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों ही काम के लिए जो संस्थाएं हैं, उनके पास दुर्घटना के दोषी को पकड़ने और सजा देने का अधिकार नहीं है। शायद यही वजह है कि देश का आम आदमी विमान दुर्घटनाओं पर हमेशा आशंका से घिरा रहता है।
इसे दूर करने का केवल एक ही जरिया है, वो ये कि विमान दुर्घटना में जवाबदेही तय की जाए ताकि लोगों की शंका और सवालों का समाधान हो सके। अजीत पवार के विमान के जो विवरण अब तक मिले हैं, उसके हिसाब से विमान मुंबई से बारामती के लिए सुबह 8:10 पर उड़ा। मुंबई से बारामती की हवाई दूरी 230 किलोमीटर है। इसे तय करने में 45 से 60 मिनट का वक्त लगता है। बारामती एक अनियंत्रित हवाई अड्डा है। यहाँ पर हवाई यात्रा के लिए जरूरी मौसम, उड़ान नियंत्रण के एक्सपर्ट नहीं होते। एविएशन एकेडमी के ट्रेनी या पायलट ही विमानों से बात कर विमान उतारने में उनकी मदद करते हैं। उड़ान भरने से 8 मिनट बाद विमान के पायलट ने सुबह 8:18 पर बारामती से संपर्क किया। विमान को अगली सूचना बारामती से 30 नॉटिकल माइल पर मिली। पुणे अप्रोच ने उसे उतरने की इजाजत दी, लेकिन इजाजत में एक पेच था, वो ये कि पायलट मौसम के मद्देनजर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लैंडिंग करे। चालक ने पूछा कि हवा की स्पीड और विजिबिलिटी कितनी है। जानकारी मिली हवा शांत है, विजिबिलिटी 3000 मीटर तक है। इसके बाद विमान ने रनवे के अंतिम अप्रोच पर पहुंचने की सूचना दी। रनवे दिखाई नहीं दिया। विमान ने वापस उड़ान भरी, जिसे तकनीकी भाषा में गो अराउंड कहा जाता है। फिर विमान ने रनवे 11 पर अंतिम अप्रोच की सूचना दी। पायलट ने कहा रनवे नहीं दिख रहा। सुबह 8:43 पर रनवे पर उतरने की अनुमति दी गई, लेकिन पायलट ने रीड बैक नहीं दिया। 8:44 पर रनवे के बाईं ओर आग की लपटें देखी गई। अब इस तस्वीर से समझिए कि क्या हुआ। यह है बारामती की हवाई पट्टी, जो कि जमीन से ऊंचाई पर बनी हुई है। ऐसी हवाई पट्टी को टेबल टॉप कहते हैं। जहां हवाई पट्टी के अगल या बगल में गहरी खाई हो, तो विमान को यहां इस पट्टी पर उतरना था, लेकिन वो यहां से करीब 150 फीट की दूरी पर जाकर यहां गिरा। यहां एक सीसीटीवी फुटेज की मदद लें तो देखेंगे कि जमीन पर गिरने से पहले विमान के पंख एक दिशा में तेजी से झुके और पलटे थे। इसके बाद आग का मशरूम दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में चूक कहां हुई, इसको समझने के लिए हमने कैप्टन सुजीत ओझा, पूर्व कैप्टन एहसान खालिद और सीनियर फ्लाइट कमांडेंट आलोक सिंह की मदद ली है। एयरक्राफ्ट अप्रोच कर रहा था पहली बार लैंड करने के लिए, तो विजिबिलिटी थी 2000 मीटर की, मतलब 2 किलोमीटर की, और हेज का सिचुएशन था जो मेटार रिपोर्ट्स आए हैं। तो हेज के सिचुएशन में ये होता है कि ब्लाइंडेड रहते हैं, जो चादर होती है हवा की वो बहुत मोटी होती है, जो बहुत व्हाइटिश दिखता है, तो अच्छे तरीके से रनवे दिखा नहीं होगा। और पायलट ने ये बोला भी कि पहली बार में उनको रनवे अच्छे से नहीं दिखा, और उन्होंने एक गो अराउंड किया। गो अराउंड प्रोसीजर ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट हर एक इंस्ट्रूमेंट अप्रोचेस के टाइम पे, जब भी इंस्ट्रूमेंट अप्रोच होता है, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे, जब आपको बाहर नहीं दिख रहा हो तो आप इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे एक पॉइंट तक आ सकते हैं, जहां से आप कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे ये पायलट डिसाइड करता है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं मिस्ड अप्रोच पॉइंट। ये मिस्ड अप्रोच पॉइंट पे जैसे पायलट गया पहली बार में, फिर उन्होंने देखा कि हमें रनवे नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं करने की का डिसीजन लिया और दोबारा अप्रोच बनाया। लेकिन दूसरी बार में वो थोड़ा डेडिकेटेड हो गया लैंड करने के लिए, जिसकी वजह से वो डेडिकेटेड लैंडिंग की वजह से वो वहां पे आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या पता थोड़े आगे जाके मुझे रनवे दिख जाए, और उस वजह से ये इंसिडेंट हो गया। ये पूरी तरह से एक लैक ऑफ एम्यूनिटीज का इशू है। ये जो इंसिडेंट हुआ है जहां पे ना आईएलएस था ना वीओआर था, तो लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट और आईएलएस और वीओआर होता क्या है मैं वो बताता हूं आपको। आईएलएस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है, जिसमें एक पायलट को वर्टिकल एंड लैटरल गाइडेंस दोनों मिलता है, ताकि उसको फॉलो करके वो अगर विजिबिलिटी खराब हो तो वहां जाके लैंड कर सके। वेयरएज वीओआर क्या कहता है, वीओआर आपको विजिबिलिटी कम होने की वजह से वो रनवे तक आपके पास आपको ला देता है, और वहां से अगर आपको रनवे दिख रहा है तो आप प्रोसीड कर सकते हो लैंड करने के लिए। 3 किलोमीटर अगर ऊपर से आप देखते हैं तो कैसा रनवे दिखता है हमें? अभी अगर आप सामने देख पा रहे हो तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। और अगर आप अपने राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको जमीन दिखाई दे रही होगी। ये जी जी। तो अब हम जब, हालांकि रनवे हमारे ठीक सामने है, लेकिन वो स्लांट विजिबिलिटी है, तो उसकी वजह से हमें नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा,
तो आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम बगल से देखें तो हमें रनवे दिखेगा, हमें जमीन दिखाई दे रही है, जमीन दिखाई दे रही है, पर अगर हम आगे दूर तक देखें तो स्लांट विजिबिलिटी की वजह से रनवे नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। और चूंकि मैंने बताया कि इस एयरपोर्ट में, बारामती एयरपोर्ट में इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम जिसको बोलते हैं अप्रोच लाइटिंग सिस्टम, एडवांस अप्रोच लाइटिंग सिस्टम या किसी भी तरह का लैंडिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो आपको अगर रनवे दिखाई दे रहा है तो आप लैंड कर सकते हैं। तो इस बेसिकली अगर हम देखें कि ये रनवे है, एयरक्राफ्ट आया रनवे पे लैंड करने के लिए, उसको रनवे नहीं दिखाई दिया या गलत जगह पे था जहाँ पे उसका अनुमान था, तो पहली बार में इसने गो अराउंड किया, मिस्ड अप्रोच किया। फिर दोबारा ये घूम करके वापस इसने अप्रोच बनाई। दूसरी बार भी इसको संभवतः रनवे नहीं नजर आया। लास्ट मोमेंट पे इसको अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड में रनवे नजर आया, तो इन्होंने एक शार्प बैंक दे करके उसको लैंडिंग करने की कोशिश किया और उसी प्रयास में ये एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ऐसा संभावित है। मतलब साफ है कि जब विमान हवा में होता है और विजिबिलिटी 3000 मीटर हो तो पायलट को रनवे तब तक नहीं दिखता जब तक कि रनवे पर लाइट्स का इंतजाम न हो। ऐसे में जो मौजूदा दुर्घटना है उसके बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। मौसम के कारण हुआ या खराब मौसम के साथ पायलट एरर हुआ या खराब मौसम के साथ किसी टेक्निकल एरर की वजह से ये हुआ, ये सीबीआर और एफडीआर को जांच करने के बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। जो बातें हमें मालूम है वो ये है कि पायलट ने किसी तरह का इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, लेकिन उससे ये प्रमाणित नहीं होता है कि कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स को वो जूझ नहीं रहा था। बहुत सारे, एक रीजन नहीं है, कई सारे रीजन इन्वॉल्व हैं उसमें। ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी चीज़ों के एक गलत समीकरण से ये हादसे का होना नजर आ रहा है। यहाँ हवाई पट्टी पर दोनों तरफ से उतरने की सुविधा थी। एक तरफ से पायलट ने लैंडिंग नहीं की, लेकिन वो फिर लौट कर आया और दूसरी ओर से उतरने की कोशिश की। ऐसे में सवाल है कि क्या पायलट पर दबाव बनाया गया था कि वो किसी भी कीमत पर विमान लैंड करवाए, क्योंकि बारामती में अजीत पवार के एक साथ कई राजनीतिक कार्यक्रम थे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, माना जा सकता है कि जो पायलट होगा उसको ज्यादा प्रेशर होगा कि हाँ वीवीआईपी मूवमेंट्स में हमेशा रहता है, हम लोग को भी रहता है कि वीवीआईपी मूवमेंट्स में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी डेडिकेशन टू लैंड ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब जो वीवीआईपी को हम लेके आ रहे हैं उनको हमें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन एज अ पायलट हमेशा हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ता है, सेफ्टी कम फर्स्ट, ताकि अगर मान लीजिए कोई हमें रनवे में लैंडिंग करने में समस्या आ रही है तो हम लैंडिंग नहीं करेंगे, हम ऑल्टरनेट पे जाएंगे। और यही इकलौता एक रास्ता था जो अगर फॉलो किया जाता तो शायद ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। यहाँ सोचने वाली बात है कि ऐसे असुरक्षित और अधूरे हवाई अड्डे आखिर देश में क्यों हैं? विमान उतारने की बुनियादी सुविधा भी अगर नहीं है तो वहाँ विमान क्यों उतारे जाते हैं? पूरा ब्यौरा सुनने के बाद रेलवे के वो फाटक याद आ गए जिनमें आम आदमी की जिंदगी को उनके कॉमन सेंस के भरोसे छोड़ दिया जाता था। वैसे ही बारामती जैसे हवाई अड्डे पर विमान और यात्रियों की सुरक्षा को उस पायलट के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जिसे 3000 मीटर की विजिबिलिटी पर सामने से रनवे नहीं दिख रहा था। वो बगल की जमीन देखकर हवाई पट्टी का अंदाजा लगा रहा था। एविएशन के लिए यह आम बात हो सकती है, लेकिन खतरनाक है और किसी अहम पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे सिस्टम के भरोसे छोड़ना कितना सही कहा जा सकता है। जब बहुत ज्यादा कारण एक टाइम पे अलाइन कर जाते हैं उस वक्त एक एक्सीडेंट होता है। सो जो हमारा दुर्घटना का जांच का प्रोसेस है ये बहुत ही साइंटिफिक है और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से लेके इसमें सर्विसिंग एरर देखना पड़ता है, इसमें क्रू एक्शन देखने पड़ते हैं, इसमें जो भी एयरपोर्ट रिलेटेड
इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई कमियां तो नहीं थी, वो भी देखनी पड़ती हैं, और तब जाकर ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है ये पूरी होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कोई 1 महीने 2 महीने का काम नहीं है, इसको कम से कम 6, 7, 8, 9 महीने भी लग सकते हैं, कई बार तो 1 साल लग जाता है। ये मेरा अपना 100 दुर्घटनाओं की जांच के ऊपर का एक्सपीरियंस